हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अगर आपको सबको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में शुड तक की बात खत्म कर ली थी, मतलब हमने शुड मॉडल वर्ब को पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑट टू से। ठीक है। इट इज यूज टू शो मॉरल ड्यूटी। तो जो ऑट टू है वो एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो मॉरल ड्यूटी शो करती है। मॉरल ड्यूटी का मतलब है आपके नैतिक कर्तव्यों के बारे में बात करती है। ओके तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। बीइंग अ लॉयर यू ऑट टू हेल्प योर क्लाइंट्स। लॉयर होने के नाते, वकील होने के नाते आपको अपने क्लाइंट्स की मदद करनी चाहिए, मदद करनी ही चाहिए। तो वो आपका नैतिक कर्तव्य बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया, ऑट टू का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ऑट रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। अब ये सेंटेंस भला गलत क्यों है? क्योंकि ऑट जो है यहाँ पर वो तो सही जगह पर लिखा है, लेकिन जो मेन वर्ब के बाद जो टू आया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ऑट तो मेन वर्ब से पहले आ गया, लेकिन टू कहाँ पे आया, मेन वर्ब के बाद। जबकि हमें पता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले मॉडल वर्ब कंप्लीट आएगी और उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रिस्पेक्ट और टू की जो पोजीशन है उनको एक्सचेंज करना होगा। तो पहले लिखा जाएगा यू ऑट टू, फिर आएगा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके। नेक्स्ट, यू ऑट टू नॉट डिसोबे एल्डर्स। अब ये सेंटेंस भी गलत है। अब ये भला क्यों है? क्योंकि ऑट टू के साथ अगर हमें नॉट को ऐड करना है तो उसे हम ऑट टू नॉट नहीं लिख सकते, हमें उसे कैसे लिखना होगा, ऑट नॉट टू डिसोबे एल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू ऑट नॉट टू स्पिट इन द पब्लिक। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम हैड बेटर की बात करेंगे। इट इज यूज टू गिव वार्निंग और टू ऑफर अ बेटर ऑप्शन। तो अगर हमें किसी को वार्निंग देनी हो या उन्हें कोई बेटर ऑप्शन देना हो, उसके बारे में बताना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हैड बेटर का यूज करेंगे। और एक चीज तो दिमाग में रखनी है, वो ये है कि वैसे तो यहाँ पर हैड का यूज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू हैड बेटर टेक योर लंच ऑन टाइम। तो यहाँ पर यू हैड बेटर टेक ही आएगा। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जाम में, यू हैड बेटर टेकन योर लंच ऑन टाइम, तो क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हम ऐसा टेंसेस में पढ़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर टेकन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हैड बेटर जो कंप्लीट है वो एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अगर वो इस पैटर्न में लिखा हुआ है तो। ठीक है। नेक्स्ट, यू हैड बेटर गो नाउ। अब नेक्स्ट पे आते हैं यूज टू। यूज टू जो मॉडल वर्ब है वो अपने पास्ट रूटीन दिखाने के काम में आता है। मतलब वो काम जो हम पहले करते थे, हमारे पहले के रूटीन में वो शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू लिव इन जयपुर अ ईयर बिफोर। एक साल पहले वो जयपुर रहा करती थी, अब नहीं रहती है, पहले रहती थी, तो हमने यूज टू का यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी यूज टू बी अ जॉली गर्ल। शी यूज टू वर्क रियली हार्ड। तो अब यहाँ पर हमारे मॉडल वर्ब्स खत्म होते हैं और हम बात करेंगे अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में वो ये होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस वन थिंग डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। मतलब ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें एक बात दूसरी बात पर डिपेंड करती हो। जैसे कि अगर तुम्हें दिक्कत आए तो मुझे बुला लेना, तो मतलब मेरे को बुलाना या ना बुलाना किस बात पर डिपेंड करता है, तुम्हारी दिक्कत पर डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो बुला लोगे, नहीं आएगी तो नहीं बुलाओगे। ठीक है। तो वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? They are so called because the impact of the main clause of the sentence is conditional on the dependent clause. इनका ऐसा नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मेन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज में जो बात बोली गई है उसका पूरा हो पाना या ना हो पाना डिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज जो उससे पहले आएगा या जो उसके बाद में आएगा उस पर डिपेंड करता है कि मेन क्लॉज में जो बात बोली जा रही है वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। For example, if she had not gotten sick, she might have won the match. अगर वो बीमार नहीं होती तो वो मैच जीत लेती। अब यहाँ पर मैच जीतना या ना जीतना किस बात पर डिपेंड करता था, उसकी तबीयत पर डिपेंड करता था। ठीक है। तो जो she might have won the match, ये तो मेन क्लॉज हो गया क्योंकि ये वो है जो जो डिपेंड करता है किसी और पर। तो ये कौन सा हो गया, मेन क्लॉज हो गया। और ये जो इफ शी हैड नॉट गॉटन सिक इस बात पर डिपेंड करता है क्योंकि ये, तो ये क्या हो गया, इफ क्लॉज हो गया। ठीक है। जो इफ वाला, इफ के बाद वाला लिखा हुआ है वो इफ क्लॉज हो गया और बाकी का ये जो है शी माइट हैव वन द मैच, ये मेन क्लॉज हो गया। समझ में आ गई बात? Next example, if that car had been 2 seconds later, it would have hit you. If you face any problem, call us. Okay. अब हम आते हैं
इस बात पर कि दो क्लॉजेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। तो एक कंडीशनल सेंटेंस में कितने क्लॉजेस होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में लिखा हो तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में लिखा जाएगा। मतलब अगर इफ क्लॉज, इफ के बाद आने वाला जो सेंटेंस है अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तो जो मेन क्लॉज है, जो मेन बात बोली जा रही है वो किस में लिखी जाएगी, सिंपल फ्यूचर में लिखी जाएगी। लेकिन अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है तो मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ में आ गया, तीनों कंडीशन समझ में आ गई और ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। तो अब हम पहली कंडीशन पर आते हैं, when if clause is in present tense। जब if clause present tense में है तो पहले आएगा if, फिर आएगा clause, जो if clause है वो simple present tense में लिखा होगा और फिर उसके बाद आएगा हमारा main clause जिसको हमें simple future में लिखना है। ठीक है, These type of sentences are used to show future possibility। ये वाले जो sentences हैं, इस तरह के जो sentences बनेंगे कि पहले जहाँ पे if लिखा है, फिर simple present में if clause लिखा है और फिर simple future में main clause लिखा है, वो sentences future possibility दिखाने के काम आते हैं। मतलब एक ऐसा काम जो कि possible है लेकिन future में possible है और जो सिर्फ एक mere imagination नहीं है, imagination नहीं है, ये possibility है, जो काम हो सकता है और future में हो सकता है। ठीक है, अब हम पैटर्न की बात करेंगे कि किस किस पैटर्न में ये लिखे जाते हैं। तो पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो इफ क्लॉज हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है वो कैसे लिखना होगा कि पहले इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हुआ, ही और शी हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट, जो जहां से मेन क्लॉज हमारा चालू होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा क्योंकि हमें सिंपल फ्यूचर में लिखना है तो विल या शैल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में इफ क्लॉज में अगर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम शुड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सेकेंड पैटर्न बन जाता है। और अगर कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा हो और वो इन दो पैटर्न में से लिखा हो किसी एक पैटर्न में तो वो सेंटेंस हमारा ठीक होगा। ठीक है, बट इन इफ क्लॉज विल और शैल इज नॉट यूज्ड। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है यहाँ पर वो ये है कि इफ क्लॉज में जो इफ क्लॉज आ रहा है जो कि सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा वहां पर विल और शैल का यूज नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो होगा तो वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अब यहाँ पर क्या किया है, इस क्लॉज में विल को घुसा दिया है। अब वो तो चीज तो गलत हो गई है तो यहाँ से विल को अगर हम हटा देंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू विल नॉट लिसन टू हिम ही विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ इफ क्लॉज में विल नॉट लिखा है पर विल तो आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए विल नॉट को हम रिप्लेस कर देंगे डू नॉट से। क्यों, क्योंकि इफ क्लॉज कौन सी टेंस में आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा, इफ यू डू नॉट लिसन टू हिम ही विल नॉट हेल्प यू। Next example, if I shall score good marks, I will throw a big party। अब if clause में वापस से shall का यूज हो गया है तो ये सेंटेंस गलत हो गया है तो हमें shall को हटाना होगा। अब हम आते हैं अपने नोट पर, that when, whenever, until, unless, by the time, provided, before, after, as soon as और till, इन सारे वर्ड्स के बाद भी, जैसे इफ के बाद विल और शैल का यूज नहीं होता है वैसे इन सारे वर्ड्स के बाद भी विल और शैल का यूज नहीं होता है। कौन कौन से वर्ड है, when, whenever, until, unless, by the time, provided, before, after, as soon as और till। ठीक है, एग्जाम्पल, unless he will take care of his health he will not recover। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत unless से हुई है और उसके बाद यहाँ पर will भी लिखा है तो ये गलत हो गया क्योंकि unless के बाद हम will को नहीं लिख सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, there will be rush at the platform when the train shall arrive। अब when लिखा है और when के बाद shall भी आया तो ये सेंटेंस गलत हो गया, shall को हमें हटाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, whenever I went to Delhi I will inform you। अब क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर और whenever का यूज करके दिखा रहा है लेकिन दिखा तो वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी ही रहा है, इमेजिनेशन तो नहीं दिखा रहा है कोई। ठीक है, अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वेंट नहीं लिख सकते, पास्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या लिखना होगा, whenever I go to Delhi I will inform you। नेक्स्ट एग्जाम्पल, by the time she returns we will complete all our work। अब हम आते हैं सेकंड केस पर, when if clause is in past tense। जब if clause past tense में, मतलब वो भी past perfect में लिखा हो, तो पहले if आएगा, फिर if clause जो होगा वो past perfect में लिखा जाएगा, फिर main clause शुरू होगा तो subject आएगा, फिर would have,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस अरेंज होगा। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली पास्ट इमेजिनेशन के लिए, मतलब एक काम जो ऑलरेडी हो चुका है, जो पास्ट में बीत चुका है, जो तुम्हारा भूतकाल है, उसका कोई काम उठाकर अगर उसको तुम इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, वहां तुम कुछ चेंजेस करना चाहते हो, इमेजिनेशन करना चाहते हो कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ये कर देता, लेकिन वो काम तो हो गया है ना, तो अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब इमेजिनेशन हो गई पास्ट की। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इमेजिनेशन के लिए ही बनते हैं। समझ में आ गई बात? अब पैटर्न क्या रहेगा, पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड। अब पास्ट परफेक्ट है क्योंकि इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मेन क्लॉज शुरू होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं हैड से, तो क्या बन जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों पैटर्न्स में अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो जो पास्ट की इमेजिनेशन दिखा रहा हो तो वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। If you had informed me earlier, I would have go to the hospital. अब ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि would have के बाद go लिखा है, ठीक है, जबकि पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, गॉन लिखेंगे। अच्छा, अगर आप इसका मतलब निकाल के देखेंगे तो क्या निकलेगा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता, आई वुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल चला जाता। अब वो काम तो हो चुका है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी पास्ट में और ना वो हॉस्पिटल जा पाया था, ठीक है, इसीलिए वो बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं हॉस्पिटल चला गया होता। अब ये बात तो बीत चुकी है, तो ये बात पॉसिबल तो है नहीं अब होनी, तो ये पास्ट की इमेजिनेशन हो गई। समझ में आ गया? और ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए ये वाले पैटर्न्स यूज में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ शी हैड टुक लंच शी वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ पर हैड के बाद टेक की जो थर्ड फॉर्म है वो आनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा पैटर्न यही बोलता है कि पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर तो टेक जो कि हमारी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि टुक आई है, जो कि गलत है। तो टुक को हमें रिप्लेस करना होगा टेकन से। इफ शी हैड टेकन लंच शी वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू हैड गॉन टू द पार्टी यू हैड एंजॉयड योरसेल्फ। अब यहाँ पर हैड की जगह क्या आएगा, यू वुड हैव एंजॉयड योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ राहुल हैड आस्क्ड हर आउट शी वुड सेड यस। अब यहाँ पर इफ क्लॉज तो ठीक लिखा है, लेकिन मेन क्लॉज में देखें तो सिर्फ वुड आया, तो वुड तो नहीं आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो शी वुड हैव सेड यस, ऐसा आएगा। इफ शी हैड रेज्ड द इशू शी वुड हैव रिसीव्ड द रिप्लाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड केस की, व्हेन इफ क्लॉज इज इन सिंपल पास्ट, जब इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। इस केस में दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक जब इफ क्लॉज में कोई वर्ब नहीं होगी और दूसरी जब इफ क्लॉज में वर्ब होगी। मतलब इफ क्लॉज जब सिंपल पास्ट में लिखा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई वर्ब ना हो इफ क्लॉज में, और ऐसा भी हो सकता है कि इफ क्लॉज में कोई वर्ब हो। तो पहले हम जो फर्स्ट केस है उसकी बात करेंगे जब इफ क्लॉज में कोई वर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हम पैटर्न देखते हैं क्या होगा, पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वर्ब नहीं है तो यहाँ पर क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया, और उसके बाद मेन क्लॉज चालू होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अभी हमें जो चीज याद रखनी है, और हमने जो स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी कि इसके भले ही दो केसेस हैं, एक में वर्ब है और एक में वर्ब नहीं है, लेकिन दोनों ही केसेस में जो मेन क्लॉज है उसका पैटर्न सेम रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सिर्फ जो इफ क्लॉज है उसका पैटर्न बदल जाएगा। तो इस केस में क्या है, पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर और फिर कॉम्प्लीमेंट। रिमेंबर सिर्फ वर आएगा, वॉज नहीं आ सकता, सिर्फ वर ही आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे हमने हैड वहां पिछले केस में इफ को रिप्लेस कर दिया था हैड से, ठीक है, यहाँ पे भी हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं वर्ब से, WERE वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। These type of sentences are used to show present और future imagination, और ऐसे sentences का use present और future imagination के लिए होता है। Example, if I were the chief minister, I would have made all necessary changes. अब यहाँ पर if clause तो ठीक लिखा है, if I were the chief minister, वर आया और उसके बाद complement आ गया, लेकिन I would have made गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर would plus verb की first form आनी चाहिए थी, would have नहीं आता यहाँ पर, तो I would make all the necessary changes। अब अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है कि अगर मैं आज चीफ मिनिस्टर होता तो मैं तो सारे चेंजेस कर देता,
ठीक है, तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वाज एन एनिमल आई वुड स्लीप ऑल डे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वाज को रिप्लेस करना है वर्ड से, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से वाज नहीं आ सकता, सिर्फ वर आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लू। अब यहाँ पर वुड के बाद क्या आनी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इट वाज सैटरडे टुडे वी वुड गो शॉपिंग। अब यहाँ पर इफ इट वॉज सैटरडे लिखा है, जबकि हमें पता है कि इफ क्लॉज में ऐसे केसेस में वर आएगा, तो हम यहाँ पर वॉज को किससे रिप्लेस कर देंगे, वर्ड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आई वर द मेयर आई वुड हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आई वुड हैव सॉल्व्ड की जगह क्या आ जाएगा, आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इस पैटर्न में वुड, माइट और शुड का भी यूज हो सकता है। मतलब ये जो वुड लिखा हुआ है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो पैटर्न बोलता है, उसकी जगह वहां पर वुड की जगह हम कुड का, माइट का और शुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड केस है, जिस केस में इफ क्लॉज में वर्ब आती है, उसके पैटर्न्स हम देखेंगे। तो पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वहां पे क्या आ रहा था, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट, WERD वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रही है तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन मेन क्लॉज का पैटर्न सेम रहेगा कि पहले सब्जेक्ट फिर वुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल, इफ आई न्यू द सोल्यूशन आई वुड हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू एक वर्ब है तो वो सही लिखी है, इफ क्लॉज सही लिखा है, आई वुड हैव टोल्ड यू गलत है, आई वुड टेल यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, if my grandfather returns today he would be very happy। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इफ क्लॉज में my grandfather returns लिखा है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो हम returns को रिप्लेस कर देंगे किससे, returned से। ठीक है, if my grandfather returned today he would be very happy। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस केस में, मतलब इस जो लास्ट केस हमारा आया था, इसके अंदर जो फर्दर दोनों केसेस हैं, एक में वर्ब आ रही है इफ क्लॉज में और दूसरे में वर्ब नहीं आ रही है, उन दोनों ही केसेस में किसकी इमेजिनेशन की बात हो रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात हो रही है। या तो हम कोई चीज प्रेजेंट की इमेजिन करके बैठे हैं या फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों ही केसेस में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मतलब अगर हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात करनी होती है तो हम इस क्लॉज में किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, अब हम आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स पर जिनका हम इमेजिनेशन के लिए, मतलब जिनका यूज हम इमेजिनेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे हम इफ का यूज कर रहे हैं, वैसे हम इन वर्ड्स का यूज भी इमेजिनेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, एज इफ, एज दो एंड लाइक। लाइक जब एक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज किया जाए तब हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो जब ऐसे वर्ड्स का मतलब कैसे वर्ड्स का, आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, एज इफ, एज दो एंड लाइक, ये सारे वर्ड्स का यूज किस लिए होता है, इमेजिनेशन के लिए हो सकता है। अब इमेजिनेशन के लिए होगा तो इनका यूज भी कौन सी इमेजिनेशन के लिए होगा, या तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए या फिर फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए। और क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन की बात करते हैं तो उन सब केसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, या फिर अगर वर्ब नहीं आ रही है और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो हम वर लिखेंगे, WERD वर्ब लिखेंगे और वॉज का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो अब एग्जाम्पल पर आते हैं, आई विश इट वॉज संडे टुडे। अब यहाँ पर वॉज को हमें रिप्लेस करके किससे रिप्लेस करना होगा, वर्ब से रिप्लेस करना होगा। अब भले यहाँ पे वर्ब नहीं है लेकिन यहाँ पर वॉज लिखा है तो वॉज को हमें रिप्लेस करना ही होगा। नेक्स्ट, वुड दैट आई वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉज को किससे रिप्लेस कर देंगे, वर्ब से, क्योंकि ये सब भी क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। आई विश, मैं सोच रहा हूँ काश आज संडे होता, काश आज संडे होता, इमेजिनेशन है, संडे तो है नहीं आज। ठीक है, तो इमेजिनेशन हो गई, इसलिए हम वर्ड को वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही स्पीक्स लाइक ही इज अ डॉक्टर। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो डॉक्टर है। अब जैसे वो डॉक्टर है वो ऐसे बात कर रहा है तो एक इमेजिनेशन हुई ना, ये एक इमेजिनरी बात हुई क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं, तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, इसलिए यहाँ पर हमें इज को रिप्लेस करना होगा वर्ड से। ही स्पीक्स लाइक ही वर अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पीक्स एज इफ हिज फादर वर अ मिनिस्टर। यहाँ पे भी वॉज को हमें रिप्लेस करना होगा किससे, वर्ड से। नेक्स्ट, ही एक्ट्स एज इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वही प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब वो है तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर, ये तो इमेजिनेशन है, इसलिए हम ही वर द प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे। ही बिहेव्ड एज दो ही डिड नथिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो पहले लिखा हुआ है ही बिहेव्ड, मतलब जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में, सेंटेंस किस टेंस में, पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट की इमेजिनेशन की बात हो रही है। और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए हमें पता है कि हम जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें वुड हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो पास्ट की इमेजिनेशन का जो पैटर्न था सेंटेंस का वो था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद था सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही बिहेव्ड एज दो ही हैड डन नथिंग। ही डिड नथिंग की जगह क्या आएगा? ही हैड डन नथिंग। ठीक है, तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का जो जो हमने आज पढ़ा है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो है जहां एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड करता है। तो जो क्लॉज डिपेंड करता है वो तो मेन क्लॉज हो गया, और जिस क्लॉज पर वो डिपेंड करता है वो इफ क्लॉज हो गया। ठीक है, मतलब एक है इफ क्लॉज और दूसरा है मेन क्लॉज। और अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा तो मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में लिखा होगा। तो पैटर्न क्या हो जाएगा कि पहले इफ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मेन क्लॉज स्टार्ट होते ही तो सब्जेक्ट है, फिर विल और शैल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो सेंटेंसेस बनेंगे ये सिर्फ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ही बनेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस वो होता है जब इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, तब मेन क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेगा। क्या मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो पैटर्न क्या होगा? पहले इफ आया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मेन क्लॉज शुरू होगा तो सब्जेक्ट, फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, मतलब अगर तुम मुझे बुलाती तो मैं आ जाती। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि हमें यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये जो सेंटेंसेस हैं पास्ट की इमेजिनेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर आते हैं हम अपने लास्ट केस पर जब इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होता है। और अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा तो जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं, एक जब इफ क्लॉज में कोई वर्ब नहीं आती है और एक जब इफ क्लॉज में वर्ब आती है। और अगर इफ क्लॉज में वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, तो क्या? वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट के साथ इफ क्लॉज में वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। और अगर इफ क्लॉज में वर्ब आएगी तो उस टाइम पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा रिवीजन। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, और हाँ, आपको इस पूरे जो लेक्चर है उसकी वर्कशीट, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस की जो वर्कशीट है, आपको कल तक मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।